माही भाई, क्या आपने ये कहा कि मैं सही बॉलिंग नहीं कर रहा हूँ? इस पर धोनी का जवाब आता है कि ऐसा नहीं है भाई, सब सही चल रहा है, प्लान के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। एक कप्तान के इस जवाब के बाद किसी भी गेंदबाज को सुकून मिलेगा कि चलो अब अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और प्लेइंग 11 में घुसते हैं। और ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि सच्ची घटना है। और इसके बाद हुआ भी वही। उस गेंदबाज ने उस सीरीज के तीसरे और टूर के अपने पहले टेस्ट में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल कर लिया। लेकिन सालों बाद जब रिटायरमेंट ली तो उस सवाल का जवाब खुद से दे दिया जो माही भाई से पूछा था। यानी शुरुआती 2 टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं होने की वजह प्लान का हिस्सा होना नहीं था, बल्कि कप्तान के कमरे में जाकर हुक्का बनाना नहीं था। हुक्का? कौन सा हुक्का? कौन सा कप्तान? कौन था ये खिलाड़ी? और आखिर वनडे में 5 विकेट लेने के बावजूद वो कभी वनडे क्यों नहीं खेल पाया? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप एक काम और कर देंगे तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, स्लाइड करेंगे और वहां पर आपको हाइप का बटन मिलेगा, वहां से आप इस वीडियो को हाइप दे सकते हैं। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं दिसंबर 2003 में। सीन है एडिलेड ओवल का। 19 साल का एक लड़का नए बॉल को कसकर पकड़ रहा है, हाथ थोड़े कांप रहे हैं। सामने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स मुस्कुरा रहे हैं, भीड़ हूटिंग कर रही है। लेकिन जैसे ही बड़ौदा के पठान दौड़ लगाते हैं और पहला बॉल डालते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। गेंद हवा में ऐसे मूव होती है जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया। आखिरी लम्हे पर स्विंग और सामने दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज भी धोखा खा जाते हैं। कुछ ही महीनों में क्रिकेट एक्सपर्ट्स उन्हें नया वसीम अकरम कहने लगे। कारण था उनका एक्शन जो वसीम अकरम से मिलता जुलता था, वही लेफ्ट हैंड का लेट आना, जिसकी वजह से उनकी स्विंग इतनी खतरनाक थी कि कमेंट्री बॉक्स के सीनियर क्रिकेटर्स भी बातचीत बीच में छोड़ करके उन्हें गेंदबाजी करते देखने लगते। वो सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं थे बल्कि चलते फिरते आर्टिस्ट थे। और उस सीरीज में उनकी बैटिंग को भी दुनिया जहान ने देखा। वो वाकई हैरत में डाल देती थी, क्योंकि एक फास्ट बॉलर जो अच्छी स्पीड से स्विंग करता वो एक क्लासिकल बैट्समैन जैसी अच्छी बैटिंग कर ले रहा था। और फिर तुलना शुरू हुई कपिल देव से। आखिरकार इंडिया को एक ऐसा लेफ्ट आर्म पेसर मिला था जो गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा सकता था और जिसका माइंडसेट भी किसी चैंपियन जैसा था। पूरी क्रिकेट दुनिया ने जैसे अपनी सांसें रोक ली थी, क्योंकि इंडिया को अपना अगला सुपरस्टार मिल चुका था। नाम था इरफान पठान। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने उनकी लेगेसी को हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 29 जनवरी 2006, जगह कराची। इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच। पारी का पहला ओवर और पठान की चौथी गेंद तेजी से आई, बाहर की तरफ स्विंग हुई, बल्ले का किनारा लगा और राहुल द्रविड़ ने स्लिप में सलमान बट का आसान कैच लपक लिया। उसके बाद यूनिस खान मैदान में आए, गेंद सीधा अंदर आई और यूनिस प्लम्ब LBW हो गए। पाकिस्तान 0 पर 2। आखिरी गेंद अंदर आई और सीधा स्टंप्स पर जा लगी और यूसुफ आउट। पाकिस्तान 0 पर 3। पहले ही ओवर में हैट्रिक का यह कारनामा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था और इसके बाद भी नहीं हुआ। इंडियन टीम झूम उठी। इरफान ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और उस पर लगा जैसे ये लड़का पूरी दुनिया जीत सकता है। इरफान ने बाद में कहा कि हैट्रिक उनके फेवरेट मेमोरीज में शामिल नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा महत्व जीत का था, पर्सनल अचीवमेंट्स का नहीं। और भारत तो मैच हार गया था। वैसे यही टीम फर्स्ट एटीट्यूड आगे चलकर उनके खिलाफ भी गया। साल 2006 उनके लिए मिक्स सा रहा। उनकी पेस और स्विंग दोनों में अंतर आ गया था। ऊपर से वो लगातार चोटिल हुए जा रहे थे। 2005 में जहां उन्होंने 8 टेस्ट में 34 विकेट निकाले थे, तो अगले साल वो 7 टेस्ट खेलकर केवल 17 विकेट ले पाए थे। ऐसे में इंडियन टीम में उनके लिए जगह बनाना मुश्किल हुआ जा रहा था और टीम में RP सिंह जैसा एक लेफ्ट आर्मर अपनी जगह मजबूत किया जा रहा था। हालांकि वनडे में उनका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा था। इसकी बदौलत इरफान को 2007 वनडे वर्ल्ड कप में चुना जाता है, लेकिन टीम के डिजास्टर कैंपेन के चक्कर में उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन वो 2007 की यंग T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर आता है उनके करियर का बेहतरीन लम्हा। 24 सितंबर 2007, जगह जोहानिसबर्ग। रोशनी से जगमगाता मैदान। पहली बार खेला जा रहा था T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैच के बीच पाकिस्तान आराम से टारगेट चेज करता दिख रहा था। तभी धोनी ने गेंद थमा दी इरफान पठान को और बस यहीं से शुरू हुई जादू की कहानी। कुछ ही डिलीवरीज में इरफान ने पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। शुएब मलिक ने मिड विकेट पर कैच थमा दिया। शाहिद अफरीदी जो किसी भी वक्त मैच पलट सकते थे, पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर लपक लिए गए। और फिर यासिर अराफात क्लीन बोल्ड। पठान के फाइनल आंकड़े थे 4 ओवर 16 रन 3 विकेट और वो बने वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। इंडिया 5 रन से जीता और इरफान ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खुद को साबित कर दिया। 22 साल का एक लड़का वर्ल्ड कप विनर और उसके सामने एक ग्लोरियस करियर पड़ा था। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है
जिसकी नींव 2 साल पहले पड़ चुकी थी। जब 2005 में ग्रेग चैपल इंडिया के कोच बनकर आए और अचानक पठान से कहा गया नंबर 3 पर बैटिंग करो, कभी ओपन करो, उनकी गेंदबाजी से ज्यादा फोकस उनकी बैटिंग पर होने लगा। सालों तक लोगों ने चैपल को दोष दिया कि उन्होंने इरफान का करियर खराब कर दिया, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग थी। खुद इरफान ने बाद में बताया कि ये सिर्फ चैपल का आइडिया नहीं था। सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें ऊपर बैटिंग करने का सुझाव दिया था। इरादा तो अच्छा था, एक जेन्युइन ऑलराउंडर तैयार करना, लेकिन एग्जीक्यूशन गड़बड़ हो गई। इरफान जब खुद को बैटिंग ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब कुछ ऐसा बदला जिसने सब बिगाड़ दिया। उनकी गेंदबाजी एक्शन के साथ छेड़छाड़ हुई। स्पीड 135 से गिरकर 120 के आसपास आ गई और वो खतरनाक स्विंग जो उन्हें सुपरस्टार बना रही थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। अब वो पहले जैसे डरावने स्ट्राइक बॉलर नहीं रहे, बल्कि बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर बना दिए गए। असली ट्रेजेडी ये नहीं थी कि उन्होंने स्विंग खो दी थी, जिस पर खुद इरफान ने बाद में साफ किया कि इनकी स्विंग कभी पूरी तरह गई ही नहीं। असली ट्रेजेडी ये थी कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें विकेट टेकर की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब उन्हें नए बॉल से नहीं, बल्कि फर्स्ट चेंज डालने भेजा जाता। उनका रोल बदल दिया गया। वो विकेट लेने वाले बॉलर से रन रोकने वाले बॉलर बनाए गए। 2008 तक आते आते इरफान का शरीर उनका साथ छोड़ने लगा था। 2009-10 में आई बैक इंजरी ने तो करियर की कमर ही तोड़ दी। 2 साल तक वो क्रॉनिक पेन से जूझते रहे। कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, कभी बेंगलुरु, हर जगह स्कैन, इलाज और थेरेपी करवाते रहे। जो बंदा कभी दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों को पानी पिला देता था, वही आज रनअप तक लेने में दर्द से कराह रहा था। और सबसे दर्दनाक क्या था, वो ये कि क्रिकेट वर्ल्ड आगे बढ़ चुका था, नए चेहरे आ गए थे और किसी के पास एक टूटे फूटे गेंदबाज का इंतजार करने का टाइम बिल्कुल नहीं था। फिर आया 2009 का न्यूजीलैंड टूर और वहीं सब खत्म हो गया। इससे पहले इरफान और यूसुफ ने श्रीलंका में 27 गेंदों में 60 रन चेज करके इंडिया को जीत दिलाई थी। अगर कोई और खिलाड़ी होता तो शायद साल 2 साल तक टीम से कोई बाहर नहीं कर पाता। लेकिन न्यूजीलैंड में 5 ओडीआई में इरफान को बेंच पर बिठा दिया गया। जब उन्होंने कोच गैरी कर्स्टन से पूछा कि आखिर क्यों, तो जवाब दिल तोड़ने वाला था कि कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है। साफ था कि फैसला कैप्टन का था और धोनी ने तय कर लिया था कि इरफान पठान अब प्लानिंग में नहीं है। लोगों ने इसे 2008 के हुक्का इंसिडेंट से भी जोड़ कर देखा। इरफान ने साफ कहा था कि वो ऐसे माहौल का हिस्सा नहीं है, न किसी के कमरे में हुक्का लगाएंगे, न ऐसी चीजों में पड़ेंगे। लेकिन टीम कल्चर में जब स्कीपर से पर्सनल इक्वेशन पर चीजें तय हों, तो ऐसे स्टैंड लेने की कीमत चुकानी पड़ती है। इरफान ने भी वो कीमत चुकाई। इरफान भी उस टीम का हिस्सा बन गए जो बनाई तो गांगुली ने थी, लेकिन खत्म धोनी ने की। जिस जुगाड़ के तहत उनको हिटर बनाया गया था, उसी के कारण उनको 2011 वर्ल्ड कप में लिया ही नहीं। वजह बता दी कि हम हार्ड हिटर चाहते हैं जो बॉलिंग भी कर सके। अरे तो भाई पठान को तो इसी जुगाड़ में धकेल दिया गया था, तो लिया क्यों नहीं? लेकिन पठान तो पठान होते हैं, उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती। 2012 में आखिरी बार उनकी पुरानी झलक देखने को मिली। एशिया कप और श्रीलंका टूर पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। एक मैच में 29 रन नॉट आउट होके और फिर 5 विकेट झटके। उसे एक पल के लिए लगा, हाँ ये वही पुराना इरफान है जो कभी बल्लेबाजों का बुरा हाल करता था। लेकिन क्रिकेट बहुत बेरहम है। वही मैच उनका आखिरी ओडीआई बन गया। 27 की उम्र में जब ज्यादातर क्रिकेटर्स अपनी प्राइम में जाते हैं, इरफान पठान का इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो चुका था। उसके बाद पठान ने बहुत कोशिश की कमबैक की, लेकिन उस वक्त कप्तान इतने पावरफुल हो चुके थे और मैनेजमेंट बेबस कि पठान का डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी नजरअंदाज कर दिया गया। आखिरकार इरफान ने 2020 में रिटायरमेंट ले लिया। अपने नाम 301 इंटरनेशनल विकेट्स और 2700 से ज्यादा रन किए। कागज पर ये नंबर रिस्पेक्टेबल लगते हैं, लेकिन जिसने भी उन्हें उनके प्राइम टाइम में खेलते हुए देखा है, वो जानता है कि ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। ये वो खिलाड़ी थे जो इंडिया की ऑलराउंडर प्रॉब्लम का जवाब बन सकते थे। वो गेंदबाज थे जिन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पसीने छोड़ा दिए थे। वो मैच विनर थे जिसने तब डिलीवर किया जब दांव सबसे बड़ा था। लेकिन क्रिकेट भी जिंदगी की तरह हमेशा फेयर नहीं होता। कभी कभी टैलेंट काफी नहीं होता, कभी पॉलिटिकल इक्वेशन परफॉर्मेंस से ज्यादा मायने रखती है। कभी एक प्रिंसिपल पर खड़ा होना, जैसे किसी के कमरे में हुक्का लगाने से मना करना, पूरी करियर की दिशा बदल सकता है। आज जब हम इरफान पठान के करियर को पीछे मुड़ करके देखते हैं, तो हमें सिर्फ एक ऐसा क्रिकेटर नहीं दिखता जिसने अपनी पूरी कैपेबिलिटी पूरी नहीं की, बल्कि हमें एक ऐसा इंसान दिखता है जिसने अपने वैल्यूज पर समझौता नहीं किया, जिसने चोटों से दो हाथ किए, जिसने गेम को सब कुछ दे दिया जिसे वो प्यार करता था। तब हमें एक ऐसा सितारा दिखता है जिसने चमक तो पूरी दमक के साथ बिखेरी, लेकिन टिक नहीं पाया। इसलिए नहीं कि उसके अंदर की आग बुझ गई थी, बल्कि इसलिए कि उसके आसपास की दुनिया बदल गई थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।